Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. आज के लेक्चर में वी विल बी गिविंग यू अ डेमो लेक्चर जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से माइंड मैप के थ्रू इजीली थिंकर्स के कुछ जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझे जा सकते हैं. Now before we move on to the lecture, just to very quickly let you know कि हमारा Political Science and International Relations का जो बैच 2 है उसकी लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट इज 18th April. सो जस्ट टू वेरी क्विकली लेट यू नो कि कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं. डिटेल कंटेंट वीडियोस होंगे ऑफ 3 hours पर डे जो कि आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मिलेंगे ताकि आप अपनी जीएस की प्रिपरेशन जो है उसको बैलेंस आउट कर सकें. डिटेल्ड पीडीएफ्स एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन ताकि यू डोंट हैव टू कंटिन्यूसली गो टू इग्नू पढ़ लूँ मैं, हैकर पढ़ लूँ मैं, ये पढ़ लूँ मैं, वो पढ़ लूँ. वन स्टॉप सोल्यूशन, ये पढ़ो एंड यू आर डन फॉर योर ऑप्शनल. वीकली आंसर राइटिंग एवरी सैटरडे जो है आपको वीक 1 में 2 क्वेश्चंस एंड वीक 2 ऑनवर्ड्स 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आपने आंसर्स जो है अपलोड करके हमें भेजने हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहे. साथ ही में हर कंपोनेंट के बाद हाफ लेंथ टेस्ट होंगे एंड पूरे ऑप्शनल के बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे. दोनों ही वीकली आंसर राइटिंग की एज वेल एज टेस्ट के डिटेल्ड इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग के साथ जो है आंसर्स वापस भेजे जाएंगे. मॉडल आंसर्स प्रोवाइडेड होंगे, नॉट जस्ट पीडीएफ्स बट अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस आल्सो. टेलीग्राम ग्रुप एंड डैशबोर्ड होगा जिसके थ्रू आपके जो डाउट्स हैं राइट रेगुलर जब आप लेक्चर्स पढ़ रहे हैं आपको उनकी डाउट रिड्रेसल मिल सके एंड साथ ही में कंटिन्यूस मेंटरशिप भी मिल सके क्योंकि फैकल्टी एज अ फैकल्टी आई विल ऑल्सो बी देयर. तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी में, प्रेपरेशन में आपको कहीं पे डाउट आ रहा है उसके रिड्रेसल के लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं. इसके अलावा हर महीने एक लाइव डाउट सेशन होगा एंड आफ्टर एवरी कॉम्पोनेंट देयर विल ऑल्सो बी अनदर सेशन जहां पे आपके फर्दर डाउट्स जो हैं थ्रू इंटरैक्शन जो है वो सॉल्व कराए जा सकते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो अ काउंसलिंग सेशन ताकि आपकी एग्जाम रिलेटेड एंग्जाइटीज जो होती हैं वो भी आप हमारे इन हाउस साइकोलॉजिस्ट के साथ काउंसलिंग सेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली all of these things at a very nominal price that is only rupees 15,000 including GST. अगर आप विद इवैल्यूएशन जो है लेना चाहते हैं, अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ 12,000 जो है उसमें अवेलेबल है. राइट. 18th April लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट है. sleepyclasses.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं. यहाँ दिए गए टोल फ्री नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं. राइट. ऑफन अगेन क्वेश्चन आता है ना, आपने जो है शक्ल बहुत बारी देखी होती है बट जस्ट टू लेट यू नो लिटिल ब्रीफली अबाउट मी ताकि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बन पाए. राइट. आई एम प्रेरणा. आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस इंटायर सीरीज का जो आपका ऑप्शनल है. राइट. आई हैव डन my BA in history from Stephens and उसके बाद I found my true love to be political science which is why I moved to JNU for my masters. I'm a doctoral research fellow in political science having UGC की senior research fellowship. I am also a mains expert in political science. तो content हो गया, answer writing हो गया, structure हो गया, everything I can help you crack this exam, crack this optional and score the best possible marks. Right. So this is all for the course. Right. Let's move on to the lecture जो कि सबसे important है and देखते हैं कि एक mind map में आप रेंट को किस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं towards the lecture. Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. In today's lecture we will be looking at Hannah Arendt's mind map. ठीक है. इस mind map के थ्रू एक हमारा मकसद क्या होता है कि किस तरह से हाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एकदम नीचे से हम शुरू करें, जो सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनसे शुरू करें एंड कैसे उनके ऊपर बिल्डअप करके लिंक किए जा सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. राइट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम, what aspect can be linked to which all other ideas. राइट. क्योंकि जब हम वो समझ जाएंगे तो हमारी जो इंटरलिंकिंग की पावर है वो मच बेटर हो जाएगी और जब हम इन इंटरलिंकेजेस को समझने लगेंगे हमारे आंसर्स के अंदर भी जो एक एनालिटिकल स्किल्स है हमारी वो बेटर बाहर आके जो है वो दिखने लगेंगी. राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ माइंड मैप. Understanding interlinkages and how that analysis can be applied and secondly and obviously कि आपके रिविजन पर्पस के लिए जो है स्पेशली फॉर थिंकर्स ये बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं. ठीक है.
अब हैना अरेंट जो है एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव पेश करती हैं, राइट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, दैट इन द सिलेबस आफ्टर अ स्पेट ऑफ इतने सारे जो है मेल थिंकर्स आते हैं, उन मेल थिंकर्स, उन मेल फिलोसफर्स में से एक लौती जो थिंकर आती है जो कि वुमन है, दैट इज हैना अरेंट, ठीक है। अब हैना अरेंट के अंदर एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है जाननी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है उनका कॉन्टेक्स्ट। एंड अरेंट क्या थी? अरेंट एक जर्मन जूइश फैमिली से आती थी जो कि जर्मनी से भागे थे एंड फाइनली यूएस में जाके वो सेटल हुई थी, गिवन द राइज ऑफ नाजिज्म एंड होलोकॉस्ट जो कि विटनेस किया था। होलोकॉस्ट क्या था कि जब हिटलर के regime के अंदर a lot of Jews were put to death, right? They were sent into gas chambers, they were put into hard torture chambers and to work, etc. Right? So that entire episode, that entire phenomena is known as Holocaust, right? तो इस दौरान जो उन्होंने जूस पे किया, चाहे वो पोलैंड के अंदर था, चाहे वो जर्मनी के अंदर था, ऑस्ट्रिया के अंदर था, राइट, हर जगह ये जो हो रहा था उसको एस्केप करने के लिए हैना जो है वहाँ से भाग निकली थी एंड फाइनली शी केम टू द यूएस एंड यहाँ पे आके जो है उनकी बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हुई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अरेंट बिलोंग्स, जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे, उनकी मेथडोलॉजी भी जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेथडोलॉजी हम कर चुके हैं, बट अ यूनिक पर्सपेक्टिव जो कि हैना की तरफ से आता है इज़ द फैक्ट दैट उन्होंने बोला कि जो भी मैं लिख रही हूँ, वो जो मेरा काम है, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे आइडियाज़ हैं, इट्स नॉट टू जस्टिफाई एक पर्टिकुलर स्कूल के जो फीचर्स हैं या किसी आइडियोलॉजी के जो पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं, बल्कि आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई मेक आउट ऑफ ह्यूमन्स बिहेवियर जो कि मैंने अपने आसपास होता हुआ देखा है, राइट। तो हम स्कूल्स, आइडियोलॉजीज़ की बात करते हैं, इससे पहले भी हमने जितने थिंकर्स हैं उनको इस पर्सपेक्टिव से देखा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे प्लेटो की, हमने आइडियलिज्म की बात की। जब हम बात करते हैं हॉब्स की, लॉक की, मिल की, हम स्कूल ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं, उसके अंदर भी हम उनको फिट बिठाने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि जब हम लॉक की बात करते हैं हम उनको क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ लिंक करते हैं। सिमिलरली हमने बात की थी जेएस मिल में कि किस तरह से वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबरलिज्म के स्कूल को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मार्क्स ऑनवर्ड्स जो है कम्युनिस्ट थॉट जो है शुरू हो गया, जो मार्क्सिस्ट थॉट है उसका एडवेंट होता है। ग्राम्स्की के अंदर हमने बात की उसके एक सब स्कूल नियो मार्क्सिज्म की, राइट। तो किस तरह से हर थिंकर का एक थॉट जो है इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, बाउंड्रीज विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल थॉट। हैना अरेंट को अब इन पर्टिकुलर स्कूल्स या आइडियोलॉजिकल थॉट्स में फिट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज वी सी दैट शी इज ऑलमोस्ट लाइक दिस फ्री फ्लोइंग रिवर। शी डजंट वांट टू कंस्ट्रेन हरसेल्फ। शी सेज आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ, तो मुझे मत बताओ कि आपने, अरे अभी तो आप इस स्कूल में थी, अभी तो आप एरिस्टोटलियन थी, अभी आप जो है थोड़ी लिबरल भी दिख रही हैं, अभी आप हमें जो है थोड़ी सी आपके अंदर थोड़े से मार्क्सिस्ट भी फिनोमेना आ रहे हैं, इवन दो आप कम्युनिज्म को तो इतना क्रिटिसाइज करती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट एस्पेक्ट से मिलजुल के जो है अरेंट निकल के आती हैं, राइट। और ये जो यूनिकनेस, ये जो पेक्युलैरिटी है अरेंट की, दिस इज व्हाट मेक्स हर एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थिंकर, ठीक है, एन एक्सट्रीमली लेयर्ड थिंकर एंड एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थिंकर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब मैंने अरेंट को मेंशन किया है, मैंने क्या लिख दिया है उनके साथ, आई हैव रिटन दैट शी इज एसोसिएटेड विथ थिंकिंग विदाउट बैरियर्स, राइट। यही चीज वो अपने साथ भी जो है एसोसिएट करती थी टाइम एंड अगेन, राइट। कि क्या कि मैं अपने आप को थ्रू अ स्कूल या आइडियोलॉजी के साथ मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर रही हूँ। माई थॉट्स एंड आइडियाज विल फ्लो एज दे आर फ्लोइंग एंड मैं कोई बैरियर, मैं कोई हिंड्रेंस, मैं कोई रिस्ट्रेन नहीं लगा रही हूँ उनके ऊपर। एंड दैट इज वाई वी सी अरेंट जंपिंग फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू द अदर, एंड दैट इज वाई वी ऑल्सो सी कि जैसे जैसे अरेंट खुद इवॉल्व होती हैं, जैसे जैसे उनके थॉट, उनके बिलीव्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनके आइडियाज के अंदर भी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एवोल्यूशन चार्ट किया जा सकता है। यही आइडिया उनकी मेथडोलॉजी में बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड था। क्या थी ये मेथडोलॉजी, राइट, ये मेंशन कर देते हैं। ये है फेनोमेनोलॉजी की। ना फेनोमेनोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी जो कि हम फिलॉसफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस
पॉल साइंस के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजीज का जो है एस्पेक्ट इंक्लूडेड नहीं है इन द पेपर, राइट। तो आपको ये जो टेक्निकल चीजें हैं उतनी ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ती जैसे कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक्सेट्रा को पढ़नी पड़ती है, बिकॉज उनके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी आप बहुत बेसिक तरीके से समझ लीजिए, राइट, जो कि आपको बस याद रखने के लिए जरूरी है, राइट। सो लॉट्स ऑफ पीपल लाइक सार्ट्रे, हुसरल, इन सब ने जो है ये यूज की थी, ये जो फिनोमेनोलॉजी की मेथोडोलॉजी है, जिससे इंस्पायर होके आपकी अरेंट ने भी उठाई। अब बेसिकली ये मेथोडोलॉजी कहती है कि हम क्या करते हैं, अगर हमने हॉब्स को देखा है, हमने लॉक को देखा है, राइट, एंड व्हाट हैज हैपेंड इज कि उनकी थ्योरी के अंदर उन्होंने भी, उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एक्सक्यूज मी, जैसे कि हमको याद होगा ह्यूमन यूनिट था, है ना, ह्यूमन नेचर से हमने शुरुआत की थी। पर उनका आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर कैसा था, बहुत ही एक फिक्स्ड एंटरप्राइज था ऑफ अ रैशनल ह्यूमन, है ना। ये डिफरेंसेस थे दैट फॉर हॉब्स इट वाज मोर नेगेटिव, रैशनैलिटी थी बट ऑल्सो पावर सीकिंग था, सेल्फिश था। ऑन द अदर हैंड फॉर लॉक अगेन रैशनैलिटी थी बट गुडविल, सिंपैथी, इन सब ओरिएंटेड था। बट अगर हम इन बाकी चीजों को हटा दें, एक रैशनैलिटी, लॉजिक, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था उनका। अरेंट जो है अब आती हैं और कहती हैं कि ये एक फिक्स्ड ह्यूमन नेचर का आइडिया जो है समझना, राइट, फेनोमेनोलॉजी की अकॉर्डिंगली ये उतना जो है करेक्ट नहीं है। People can have multitude of experiences. People can have different kind of active consciousness, right? Consciousness जो कि आपके actions को drive करती है, ठीक है। So depending on after studying लोगों के ये experience, लोगों की ये consciousness, लोगों का जो behavior है, हम chart out कर सकते हैं उसके basis पे कुछ theories, कुछ thought, कुछ आइडियाज, राइट, जिसके बेसिस पे वो सारा अपना काम जो है वो डेवलप करती है, राइट। तो बहुत ही रूडिमेंट्री वे के अंदर दिस इज व्हाट यू मीन बाय फेनोमेनोलॉजी, व्हेन यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पीपल्स एक्सपीरियंसेस, देयर एक्टिव कॉन्शियसनेस, देयर बिहेवियर, सो एज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट अदर वेज जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है राइज दे सकता है टू सच अ इंटायर फिनोमिना, एन इंटायर थॉट, एन इंटायर आइडिया, एन इंटायर आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये आइडिया जो है फेनोमेनोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होता है। अब क्योंकि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बिहेवियर उनका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, दैट इज वाई द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक for Arendt's thought and theory and her philosophy happens to be what? Her theory of action. ठीक है। अब एक्शन क्या है, जब हम कॉमन पार्लेंस में बात करते हैं, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एक्शन, हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में समझा हुआ है एक्शन क्या है, तो हम कोई भी जो परफॉर्मिंग या डूइंग टास्क है उसको हम एक्शन बोल देते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है ना। द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग is also an action. The act of eating is also an action. The act of studying is an action. The act of building a house is an action. The act of playing football is an action. ठीक है, ये सबको हम बोलते हैं ये सब एक्शन है, ठीक है, एक ही आइडिया है, ये सारे ही एक्शन है। अब एक्शन को समझने के लिए अरेंट इसको फर्दर सब डिवाइड जो है आगे कर देती है टू कॉम्प्लिकेट द मैटर्स, है ना। अब एक और चीज हमें देखनी है, हमने देखनी है कि कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट वेस्टर्न फिलोसफी, थ्रू आउट वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट, वन थिंग दैट वी लुक्ड एट इज दिस कॉन्स्टेंट डिबेट बिटवीन दिस वर्ल्ड्स मटीरियल्स एंड एक्शंस एंड आइडियाज, है ना। आपको याद होगा प्लेटो हमने किया था, एंड प्लेटो के अंदर वी हैड टॉक्ड ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिनमें वो क्या कहते हैं कि परफेक्ट क्या है, आइडियाज या फॉर्म्स जो हैं आप परफेक्ट फ्लॉलेस एंटिटीज, है ना। एंड ये आइडियाज, ये परफेक्ट फॉर्म्स को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, इनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, क्या बोला था प्लेटो ने, वाया कॉन्टेम्पलेशन, जो पॉसिबल कैसे होती है, थ्रू रीजन, जो कि अवेलेबल था हमारे फिलोसोफर किंग
एंड बाकी हमारे जो मेन ऑफ गोल्ड थे, जो गवर्निंग क्लास थी, उनके अंदर ये अवेलेबल था। ठीक है, तो उनको क्या बोला गया कि आप कोई काम मत कीजिए, आपका काम नहीं है काम करना, हमने रखी हुई है स्पेसिफिक क्लासेस रखी हुई है हमने काम करने के लिए। आप बैठे, आप थिंक कीजिए, आप कॉन्टेम्पलेट कीजिए, ताकि आप इन आइडियाज को, इन फॉर्म्स को समझ सकें, उनको आप अचीव कर सकें, है ना। तो कॉन्स्टेंटली हमने वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा है दैट थिंकिंग, आइडिएशन, contemplation was given a higher status than action, than doing something, है ना। इनफैक्ट इसी तरह का एक जो हायरार्की है वो इससे डिफरेंट है, जैसे कि अरेंट बोलेगी, बट जैसे कि गांधी की अगर हम थॉट भी आगे करेंगे और अगर हम इंडिया की भी इन जनरल बात कर लें, हम बोलते हैं ना एक मेंटल वर्सेस फिजिकल लेबर की एक हायरार्की ड्रॉ की हुई है ना, एक सिंपल हायरार्की है। जैसे कि अगर मैं एक इंजीनियर हूं और मैं बैठ के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पे डेवलप कर रहा हूं, तो मैं अपना मेंटल लेबर अप्लाई कर रहा हूं। वहीं अगर मैं एक कार मैकेनिक हो गया और चाहे तब भी मैं एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर रहा हूं, बट बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल लेबर, नाउ दैट जो वो जॉब है उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते। दिस वॉज ऑल्सो समथिंग दैट गांधी हैड नोटिस, एंड उनकी हम प्यूरी थ्योरी में आइडिया करेंगे कि किस तरह से ये जो हायरार्की बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल लेबर है, इसको रिजॉल्व करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये जो इशू है ये हमें अभी भी देखने को मिलता है दैट आइडिएशन, कॉन्टेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्शन के ऊपर उतना फोकस नहीं है। बट मार्क्सिज्म की तरफ आते आते हमने एक टर्म किया था जो कि आपको याद होगा, दैट इज प्रैक्सिस। ग्राम्स्की स्पेशली ने इस पे फोकस किया था, मार्क्स ने भी किया था, बट हमने ग्राम्स्की के दौरान अगेन इस पे काफी फोकस किया था कि जहां पे सिर्फ थ्योरी नहीं, बट हाउ वी पुट थ्योरी इनटू एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही जो एक कनंड्रम है ये अरेंट भी फेस करती हैं, विच इज कि एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्टेम्पलेशन। तो ये इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। शी सेज देयर इज बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा व्हिच इज कॉन्टेम्पलेशन, व्हिच इज थिंकिंग, व्हिच इज आइडिएशन, एंड देन देयर इज बीटा एक्टिवा व्हिच इज एक्शन। अब वो इंपॉर्टेंस किसको देती है? वो कहती है ये थिंकिंग, ये जस्ट सिटिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग इन आर्म चेयर थ्योरी, दिस इज ओवर हाइप्ड। ठीक है, राइट, इसके ऊपर बहुत बातचीत हो चुकी है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट हैज द एक्चुअल पोटेंशियल टू चेंज द वर्ल्ड, वो क्या है? ये एक्शन है। तुम बैठ के सोचते रहो, वहां पे आके कोई टोटलिटेरियन रेजिम एस्टैब्लिश कर देगा, हॉलोकॉस्ट चला देगा, तुम बैठ के बस सोचते रहना, है ना। क्या कर लिया तुम लोगों ने सोच सोच के? यू कुडंट प्रिवेंट स्टालिन, यू कुडंट प्रिवेंट हिटलर, तो पॉइंट क्या है तुम्हारा, है ना? Because Arendt is coming from that context, she's seen all of that happen, and so that is why she's also so disgruntled by this ideation. In fact, Plato is the one of the persons that she highly criticizes. जैसे Popper का जो thought आता है, that is something that even Arendt associates with, right? Even Arendt is a huge advocate of open society. ठीक है, खुली society, liberal society, अपने एक थॉट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की छूट होनी चाहिए, जो कि प्लेटो प्रिवेंट करते थे अपने रिपब्लिक के अंदर, राइट। तो अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वीटा एक्टिवा, दैट इज एक्शन, को एक हायर स्टेटस दिया देन वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा व्हिच वाज कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, अब इस एक्शन के अंदर भी जो है उन्होंने फर्दर सब डिविजन्स कर दी, राइट। शी सेज यू कांट लुक एट एक्शन एज जस्ट बीइंग वन सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन। शी सेज एक्शन के भी जो है वेरियस फॉर्म्स होते हैं, एंड उनके अंदर भी जो है एक हायरार्की है। सबसे पहला एक्शन दैट शी टॉक्स अबाउट इज द बेयर मिनिमम दैट वी डू। शी कॉल्स दिस लेबर और एनिमल लेबरॉन। अब आपको ये टर्म ही सुन के जो है समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा। क्या मतलब है? दैट इज दिस एक्शन, दीज वर्क्स, दीज परफॉर्मिंग एक्ट्स आरंट रियली यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स। दीज आर समथिंग जो कि हर लिविंग स्पीशी कर रहा है, बिकॉज बेयर मिनिमम नेसेसिटी, एक जो जिंदा रहने की, राइट, टू बी एबल टू स्टे अलाइव, वी नीड दीज एक्शंस, राइट। सो एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, we need to breathe. You don't have to go to school to understand, oh, I need to breathe to stay alive. You understand, right? Even when you are a child and you try to hold your breath for way too long, right? जब आप अपना सांस बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं, what do you realize? You start requiring air. You want to breathe, you'll automatically remove your hands, right? So what does that already teaches you? That I can't survive without breathing. Similar activities like eating, है ना, खाने के बिना हम नहीं रह सकते,
पानी पीने के बिना हम नहीं रह सकते, जैसे ही प्यास लगेगी, भूख लगेगी, even a small baby knows, right? So whenever that baby is hungry, that baby starts howling, he starts crying that I want to be fed. Similar is the case with even animals, है ना? सबको animals को भी पता है, तभी हम बोलते हैं migrate क्यों करते हैं। जब एक जगह बहुत सर्दी हो रही है और उनको पता है मुझे खाना खाने की जो है मेरी सोर्सेस खत्म हो जाएंगी, what will the animals do? They will fly all the way टू समवेयर जहां पे समर है, जहां पे एडिक्वेट रिसोर्सेज है, जिनके थ्रू वो अपने आप को फीड कर सके, राइट? तो इसमें कोई रैशनैलिटी की जरूरत नहीं है जो कि ह्यूमन बींग्स के पास है। दिस इज समथिंग दैट इज इवन अवेलेबल टू एनिमल्स, राइट? दिस इज समथिंग विच इज इवन अवेलेबल टू द मोस्ट बेसिक ह्यूमन, टू द मोस्ट बेसिक लिविंग क्रीचर, ठीक है? तो ये वो बोलती है कि ये माइंडलेस ऑलमोस्ट एक्शंस होते हैं, ये आपको करना है, दे आर ड्रिवन बाय योर बेयर नेसेसिटी, राइट? आप इनको करने से रोक नहीं सकते हैं बिकॉज आपको ये जीने के लिए चाहिए, ठीक है? बट इनके अंदर कोई आपका दिमाग नहीं लग रहा है, कोई एक्टिव थॉट नहीं लग रहा है इन एक्चुअली मेकिंग दीज हैपन। द नेक्स्ट कैटेगरी, द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन जो कि लेबर से ऊपर है, इज व्हाट शी कॉल्स इज वर्क, है ना, जिसको वो बोलती है होमो फेबर। अब सबसे आसान तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्क, राइट? हम अपनी अगेन कॉमन पार्लेंस देखते हैं जो हमारी इंग्लिश है। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, राइट? रेंट ऑनवर्ड्स जो आपको ये पावर ऑफ लैंग्वेज समझ आने चाहिए। लेबर, ठीक है, लेबर बेयर मिनिमम हम कर रहे हैं, बस वो करना ही करना है जिंदा रहने के लिए। वर्क हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू आस्क अ चाइल्ड, राइट, वेयर आर योर पेरेंट्स? माई पेरेंट्स आर एट वर्क, राइट? व्हाट डज एट वर्क मीन? मतलब वो अपने काम पे गए हैं, राइट? दे आर परफॉर्मिंग वर्क विच मीन्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं जिसके एक्सचेंज में उनको कुछ पे मिल रहा है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वर्क इज। शी कॉल्स इट होमो फेबर, राइट? सो शी सेज ये एक लेवल ऊपर है फ्रॉम लेबर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स है ये अपनी क्रिएटिविटी, ये अपनी इमेजिनेशन के थ्रू नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, राइट? ये नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू कल्चर, इनटू समथिंग विच इज सेमी परमानेंट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई फादर इज अ बिल्डर, right? So what does that mean? That he takes these natural raw materials which exist, right? He takes muds, so on and so forth, and he makes bricks out of them. He uses other basic raw materials and he creates buildings out of them, right? Similar can be the case with any other profession that we see, जहाँ पे naturally existing चीज़ों को हम convert करके एक तरह से एक semi permanent चीज़ में convert कर देते हैं। तो बेसिकली हमारी जितनी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, वो सब इस वर्क के अंदर आती हैं, राइट? दे आर डन फॉर अ सर्टेन पर्पस, जहाँ पे हम नेचर को ट्रांसफॉर्म, नेचर क्या होता है? एज थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस। एंड कल्चर क्या होता है? कल्चर इज व्हाट इज ह्यूमन मेड, जिसके ऊपर ह्यूमन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी लगती है, नॉट जस्ट आर्ट, नॉट जस्ट आर्किटेक्चर, बट एनीथिंग समथिंग इवन मंडेन, लाइक आपके स्कूल का सिलेबस क्रिएट करना, right? That is also work, that is also creation, that is also culture. जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी उसके ऊपर हमने अपनी क्रिएटिविटी लगाई और हमने ये एक नई चीज़ बना दी, राइट? तो इसको वो वर्क बुलाती है। ये बोलती है इसके अंदर सेमी परमानेंट चीज़ें बन रही हैं, बट ये भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्शन नहीं है, ये भी ट्रू एसेंस, ट्रू नेचर नहीं है ह्यूमन बीइंग्स की। एक्चुअल में ट्रू एसेंस और नेचर कहाँ से निकल के आती है? फ्रॉम द थर्ड कैटेगरी विच इज द हाईएस्ट लेवल, जिसको नाम ही एक्शन देती हैं, राइट? जिसके साथ क्या एसोसिएट करती हैं वो टर्म? शी कॉल्स इट ज़ून पोलिटिकॉन। नाउ यहां पे यू कैन इन्वोक एरिस्टोटल, राइट? नाउ द एरिस्टोटलियन इन हैना अरेंट इज कमिंग आउट हियर। रिमेंबर हमने एरिस्टोटल में भी किया था एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट मैन इज बाय नेचर अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। वही चीज जो है अरेंट अब यहाँ पे भी इन्वोक करती हैं, कहती है कि द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन जो कि ड्राइव करता है एक सोसाइटी को इज दिस पॉलिटिकल एक्शन of people coming together as a public and politically being active। तो एक जो वो एक्टिव सिटीजनरी का कॉन्सेप्ट था जो कि एग्जिस्ट करता था एरिस्टोटल के अंदर, वैसे ही एक्टिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट जो है, जब लोग इकट्ठे मिलके पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं, ये जो है इज द ट्रूएस्ट मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन जो कि प्रेजेंट होता है अरेंट के सामने। इस पॉलिटिकल एक्शन के अंदर भी जो है वो कुछ फीचर्स चार्ट आउट करती हैं। पहली चीज ये कहती हैं इज फ्रीडम या यूनिकनेस। फ्रीडम क्यों? अब जैसे कि हमने मिल में पढ़ा था, फ्रीडम यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी
तो हम अपने यूनिक थॉट प्रेजेंट कैसे करेंगे? राइट, शी सेज ना all humans have unique thoughts. Right, we all have different thoughts, we all have different ways in which we understand people, in which we understand society. Right, so for example, even in the most basic sense, if I start talking about Western political thinkers and I say, you know, so and so happens to be my favorite thinker. Right, zaruri nahi hai that my favorite thinker is also your favorite thinker. And even if two people have the same thinker, right, जिनको वो सबसे अच्छा मानते हैं, zaruri nahi hai the reasons might be the same. Right, तो जो पर्सपेक्टिव है, जो ओपिनियन है हर इंसान की, वो डिफरेंट होती है। एंड उस यूनिकनेस को बाहर आने के लिए ऑब्वियसली आई नीड द फ्रीडम, राइट। इफ आई हैव अ यूनिक ओपिनियन बट ऊपर से मेरे को ऑर्डर आ जाए कि कोई अपनी जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है तुम्हारे पास, एंड इफ यू से एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, यू विल बी पुट बिहाइंड बार्स। कैन आई एक्सप्रेस दैट यूनिकनेस? कैन आई एक्सप्रेस दैट नेटैलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं नेटैलिटी, नेटिव से एसोसिएटेड, जहां मैं एक यूनिक जगह से आती हूँ, राइट, मैं नहीं कर पाऊंगी। सो दैट इज माई फ्रीडम इज अ प्री रेक्विजिट टू बी एबल टू एक्सप्रेस माई यूनिकनेस। तो तभी यहां पे मैंने फ्रीडम एंड यूनिकनेस दोनों को चार्ट आउट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एसोसिएटेड है विद एक्शन, विद पॉलिटिकल एक्शन, हैपेंस टू बी प्लूरैलिटी, राइट। द फैक्ट के अब मैंने बोला हर इंसान के पास एक यूनिक ओपिनियन है, देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर अवेलेबल, राइट। सबसे पहले शी सेज इज दैट ऑल दीज ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, ठीक है। अगेन रिजेक्शन ऑफ प्लेटो। रिमेंबर प्लेटो ने क्या किया था? हायरार्की ऑफ क्लासेस बना दिया था, हायरार्की ऑफ पीपल बना दिया था। यही सेम चीज अब आपकी अरेंट ने भी देखी थी अंडर नाजिज्म, जहां पे उन्होंने क्या बोल दिया? आर्यन रेस बेस्ट, बाकी सब जीरो, ठीक है, बाकी सबको हम गैस चेंबर भेज देंगे। सो शी इज अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर हायरार्की। वो कहती है एक इक्वालिटी है, हर किसी के पास इक्वल अधिकार है टू प्रेजेंट देयर यूनिक ओपिनियन, एंड जब हर कोई अपनी इस यूनिक ओपिनियन को आगे रखेगा तो क्या होगा? व्हाट विल बी केटर टू? डाइवर्सिटी। अगेन यहां पे यू कैन इन्वोक एरिस्टोटल एंड क्रिटिसाइज प्लेटो के। रिमेंबर एरिस्टोटल ने प्लेटो के अगेंस्ट क्या कहा था? टू मच यूनिटी हो रही है, आप एकदम से खत्म कर देंगे हर किसी की यूनिकनेस, खत्म कर देंगे डाइवर्सिटी। दैट इज अ सिमिलर थॉट दैट इवन अरेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड, राइट। तो ये कहती है ये फ्रीडम, ये यूनिकनेस, ये प्लूरैलिटी, ये डाइवर्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी से कनेक्टेड जो है एक और चीज आ जाती है, राइट, कि अब अगर मेरे पास एक यूनिक ओपिनियन है, हाउ डू आई एक्सप्रेस इट, राइट। देयर शुड बी सम मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, एंड हाउ डू आई एक्सप्रेस इट? दैट इज वाया स्पीच। Again Aristotle is invoked. Remember in Aristotle we've talked about that how speech is seen as something which is so uniquely human, right? Animals can squawk and roar and bark and so on and so forth, but through human speech हम अपने जो रैशनल लॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं, आइडियाज़ हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड दूसरे इंसान तक रिले कर पाते हैं, सो दैट अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स द कैपेसिटी टू रियली अंडरस्टैंड अस, टू लिसन टू अस। व्हाई इज इट दैट आई कैन स्टैंड हियर एंड टीच दीज कॉन्सेप्ट्स टू यू? बिकॉज आई हैव स्पीच अवेलेबल एंड थ्रू दिस स्पीच आप मुझे समझ सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमने पॉलिटिकल एक्शन को पॉसिबल बनाना है, जरूरत क्या है? जरूरत है एक मीडियम की, एंड वो मीडियम क्या है? वो मीडियम आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने यूनिक आइडियाज एक दूसरे को बता सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकते हैं। एंड इट इज थ्रू दिस एक्शन दैट बिकम्स पॉसिबल वाया स्पीच। दिस इज वेयर आगे चल के बोलेंगी अरेंट, वेयर पावर रेस्ट्स, वेयर पावर रिजाइड्स, राइट। अब पावर क्या होती है? अब ऑफन हम बहुत ही पावर को बहुत ही सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं। हम जब थ्योरी करेंगे हम पावर को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे, पर पावर मोर ऑफनली जब हम कॉमन बातचीत में भी बात करते हैं हम बोलते हैं वो बहुत पावरफुल लीडर है, राइट, बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत पावर है, राइट। या फिर हम बात करते हैं व्हेन समवन इज ऑप्रेसिंग, वन कम्युनिटी हैज अ लॉट ऑफ पावर, राइट। सो फॉर एग्जांपल द रिच आर वेरी पावरफुल, सो दे आर ऑप्रेसिंग द पुअर, राइट, दे आर ट्राइंग टू कीप द पुअर इन देयर प्लेस, है ना। तो ये जो सारे आइडियाज है ऑफ ऑप्रेशन, ऑफ डोमिनेशन, शी सेज दिस इज नॉट पावर। ये एक बहुत ही इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है पावर की। She's like you have to differentiate power from similar sounding words, right? तो for example हमने जैसे कि बात की है, there is something called force,
She says you can't equate power with force. Force is something जो कि natural phenomena के साथ exist कर सकता है. Right? So for example, when we talk about a certain cyclone, that a certain cyclone hit Orissa and the wind जो कि बहुत forceful थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा force के साथ आ रही थी कि उन्होंने पेड़ उड़ा दिए, घर उड़ा दिए and so on so forth. Right? So she says you can't equate power with force. Then she says another term that we often end up using is strength. Right? It's a strong leader. She says strength is not the attribute of a collectivity of people, it is the attribute of an individual. एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है, मेंटली स्ट्रांग हो सकता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकता है, मल्टीपल डायमेंशंस में जो है वो स्ट्रांग हो सकता है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट पावर. लास्ट शी सेज देयर कैन बी समथिंग लाइक वायलेंस ऑल्सो. अगेन वायलेंस इज नॉट व्हाट पावर इज. तो आखिरकार पावर है क्या अकॉर्डिंग टू अरेंट? अरेंट कहती हैं कि ये जो पॉलिटिकल एक्शन वाया स्पीच जो पॉसिबल होता है, दिस इज द फाउंडेशन फॉर पावर. पावर इज व्हेन पीपल कम टुगेदर, राइट, एंड इकट्ठे आके एक पब्लिक स्फेयर के अंदर अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को वो पेश करते हैं. When they engage with each other to say support someone or reject someone or criticize something or disagree with something, in this collectivity, in this world, ये पावर पॉसिबल हो पाती है. ये पावर कोई ऐसे नहीं स्पेस के अंदर पावर पॉसिबल हो, स्पेस में पावर नहीं पॉसिबल हो सकती. इट इज इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ कलेक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशंस की पावर पॉसिबल हो सकती है. Secondly, she says that this is driven by persuasion, by rational conversation. Right? तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, मैं किसी को ऑप्रेस नहीं कर सकती, मैं किसी को डरा धमका के अगर मैं बोलूं कि ये मेरी बात है और इसको तुम मानो, वो ट्रू पावर नहीं है, वो फोर्स है, वो वायलेंस है. ठीक है, दैट इज नॉट पावर. पावर इन्वॉल्व्स व्हेन आई लेट द अदर पर्सन कि अच्छा तुम्हारे पास भी फ्रीडम है, तुम भी अपनी ओपिनियन पेश करो एंड मैं भी पेश करती हूँ, एंड थ्रू अ रैशनल कॉन्वर्सेशन आई ट्राई टू परसुएड यू बाय गिविंग यू कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड आइडियाज कि दिस इज व्हाई आई एम राइट. है ना, अगेन यहाँ पे आप इन्वोक कर सकते हो समथिंग इवन लाइक व्हाट बुद्धा यूज्ड टू से. कि जब वो बुद्धिज्म प्रीच कर रहे थे, वो ये नहीं बोल रहे थे अच्छा मैं एक किंग को बोल देता हूँ कि तुम मेरा स्टेट रिलीजन बना दो एंड ऊपर से इम्पोज कर दो. नहीं, बुद्धा ने क्या बोला कि डिफरेंट कम्युनिटी सेक्ट्स जो एग्जिस्ट करते हैं, लेट मी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर लीडर, लेट मी इंगेज विद योर लीडर, लेट मी हैव अ डिबेट विद योर लीडर, एंड उस बेसिस पे अगर आपको लगता है कि मेरे आइडियाज आपको परसुएड कर पाए तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा. है ना, तो ऐसे इंटरलिंकेजेस बनाना भी जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. लास्ट शी सेज दैट पावर इज सुई जेनरस. इसका मतलब क्या है कि पावर खुद ब खुद यूनिकली निकल के आती है. जब भी लोग एकत्रित होंगे, टुगेदर आएंगे, तब जो है पावर उभरेगी. राइट, सो शी सेज कि पावर कोई बैटरी की पावर की जैसे नहीं है कि स्टोर करके रख लिए एक बार और उसके बाद जब चाहिए हुई हम निकाल लेंगे. राइट, सो शी सेज दिस कांट बी स्टोर्ड एंड केप्ट इन परपेचुइटी. It requires people coming together at different incidents and channeling their action together, the political action together to generate power. ठीक है, और इसी का एक ग्रेट पावर का एग्जाम्पल हमें किसमें निकल के आता है? रेवोल्यूशंस में. राइट, सो यू रिमेंबर हाउ प्लेटो वाज वेरी हेजिटेंट अबाउट रेवोल्यूशंस. ही वाजंट वेरी फॉन्ड ऑफ रेवोल्यूशंस. ही वाज गिविंग यू ऑल द क्राइटेरिया कि रेवोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे करें. है ना, मैकियावेली आपको ये बता रहा है कि कैसे कर सकते हो, आप इनको कैसे छुपा सकते हो. हॉब्स वाज वेरी एंटी, राइट, ही डजंट इवन गिव यू अ फुल फ्लेजेड पावर टू रिवोल्ट अनलेस आपकी जो है जान जा रही हो. अरेंट सीज द पावर मैनिफेस्टेड इन रेवोल्यूशन बिकॉज उनको लगता है रेवोल्यूशन इज एन एरीना जब ये जो एक्शन है जिसकी हम बात करें, ये पॉलिटिकल एक्शन, ये अपने आप को मैनिफेस्ट करता है. दिस इज व्हेन द ट्रू इसेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो हमारी फंडामेंटल ह्यूमन कैपेबिलिटी है एज अ पॉलिटिकल एनिमल, वो निकल के आती है. राइट, सो शी सेज दिस नीड्स टू बी ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कॉजेस, बाय पॉलिटिकल सोसाइटी. ये सिविल सोसाइटी के रेल में नहीं होनी चाहिए. सिविल सोसाइटी को हम क्या समझते हैं, जैसे कि आजकल लिबरल पार्लेंस में बात करते हैं, सिविल सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद ये वर्क वाला डोमेन, not this action wala domain. Right, that is why she had a problem with even French Revolution. Why she says रोटी कपड़ा मकान के इशू के लिए तो तुम रेवोल्यूशन करने चले गए हो. ये स्टेट का काम नहीं है तुमको रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करना, ये तुम खुद करो.
राइट। स्टेट का काम क्या है? स्टेट को तुम्हें एक एवेन्यू प्रोवाइड करना है, तुम्हारे पास ऐसे पब्लिक स्फेयर्स अवेलेबल होने चाहिए जहां पे तुम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंगेज कर सको, राइट। आगे चल के इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड, बट इवन देयर इज दिस अनदर पॉलिटिकल फिलोसोफर, राइट, बाय द नेम ऑफ नैन्सी हर्शमैन, हु आल्सो टॉक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्फेयर। हेबरमास, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, हेबरमास टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्फेयर, ठीक है। तो ये पब्लिक स्फेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग इकट्ठे आके मिले, बात करें और पॉलिटिकल कॉज के लिए फाइट करें, विच इज वाई शी वाज अ फैन, लिमिटेड फैन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। बट अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद भी क्या हुआ कि लोग फिर से कहां पे ज्यादा एंगेज हो गए? वर्क में। अमेरिकन ड्रीम, व्हाट इज द अमेरिकन ड्रीम? इकोनॉमिक्स, right? Economics, we have to live a life of luxury and have great income, and that is all that we became extremely engaged about. And ये जो entire revolution का जो fundamental political capabilities of action थी, इनको हमने completely disregard कर दिया। जो American Constitution निकल के आई, उन्होंने ये जो fundamental action के लिए space थी, public spheres थे, institutions थी, वो provide नहीं की, राइट। तभी हम कहते हैं, तो अरेंट के लिए जब ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं एग्जिस्ट करती, हम ह्यूमन एक्शन का एक फॉर्म कब देख सकते हैं? सो अरेंट विल बी वेरी प्रो, शी विल बी वेरी हैप्पी दैट ब्लैक लाइव्स मूवमेंट इज हैपनिंग। शी सेज यस, that's an expression of people coming together and presenting themselves. She would be very happy with, you know, RTI, हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन से पहले जो इंटायर मूवमेंट चली थी, एंटी करप्शन आंदोलन जो चला था, शाहीन बाग पे जो सिटीजनशिप के अगेंस्ट जो है बातें चली थी, फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑफ 2020, right? So she says that this is a collectivity of people coming together and really showcasing power, and this is something that Arendt will really stand for. ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है। अब इन्हीं चीजों से निकल के आती है एक और आइडिया। अब हमने बात कर ली कि पावर कहाँ एग्जिस्ट करती है, पावर किस तरह से एक्सरसाइज होनी चाहिए, एंड किस तरह से पॉलिटिकल एक्शन के ऊपर उन्होंने एक फोकस डाला है, इवन इन रेवोल्यूशन के फोकस किस पे होना चाहिए? पॉलिटिकल एक्शन पे एंड वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे नहीं। नाउ वी कम टू द अदर आइडिया ऑफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अरेंट का, विच इज टोटलिटेरियनिज्म, जिसको वो एसोसिएट करती है विद मॉडर्निटी, राइट। नाउ शी सेज दैट टोटलिटेरियनिज्म एक नए फॉर्म ऑफ रिजीम्स है। नए फॉर्म ऑफ रिजीम्स किस तरह से हैं ये, राइट? टोटलिटेरियनिज्म आखिरकार होता क्या है? लॉट ऑफ यू माइट नॉट नो दैट इट इज एन ऑल कंज्यूमिंग डिक्टेटरशिप। ऑल कंज्यूमिंग डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है? कई बार पॉलिटिकल डिक्टेटर्स भी हो सकते हैं ना। पॉलिटिकल डिक्टेटर्स बेसिकली आपके पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं ये पॉलिटिक्स का मेरा स्फेयर है, उसके बियॉन्ड वो आपके पर्सनल एक्सेट्रा में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। टोटलिटेरियन रिजीम्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स या पब्लिक स्फेयर के ऊपर ही नहीं, बल्कि आपके प्राइवेट स्फेयर, आपकी प्राइवेट लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ आपका जो लाइफ है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे ये आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी कल्चरल लाइफ हो, हर चीज़ को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल नाजिज्म के अंदर कि आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, सिर्फ जर्मन बोलेंगे। आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, कौन सा रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। इनफैक्ट इवन कमिंग डाउन टू हाउ यू शुड लुक, है ना। तो जिस तरह से उन्होंने क्या दिखाया था, जैसे वो एपिटोम ऑफ आर्यन रेस, क्या ब्लू आईज, गोल्डन हेयर, फेयर, टॉल, राइट, दैट इज द बेस्ट। अगर यू नो इफ यू हैपन टू बी शॉर्ट एंड ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आईज, might be, you know, you should be a Jew. And strangely enough, ironically enough, that's how Adolf Hitler himself looked, है ना। तो इस तरह की जो कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल जो है, वो टोटलिटेरियन रिजीम्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड यही टोटलिटेरियन रिजीम्स उन्होंने पॉइंट आउट किए इन द फॉर्म ऑफ स्टालिनिज्म इन यूएसएसआर, इन द फॉर्म ऑफ हिटलर्स नाजिज्म, इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम आज की बात करें तो इवन कम्युनिस्ट चाइना। हम देख सकते हैं कैसे ज़ीजियांग जो उनका प्रोविंस है, वहाँ पे जो उनके उइगर मुस्लिम्स हैं, उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो री एजुकेशन सेंटर्स की वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है टोटलिटेरियन रेजीम्स का फिनोमिना है। इनफैक्ट हम खुद प्लेटो में देख सकते हैं, है ना, कि प्लेटो का हम क्यों बोलते हो प्रोटोफासिस्ट था, प्रोटो टोटलिटेरियन था, क्यों कार्ल पॉपर उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि आपने फिलोसोफर किंग बना दिया, उसके बाद आप उनके लिए कम्युनिज्म ऑफ वाइज एंड प्रॉपर्टी भी बना रहे हो, आप मिथ्स कर रहे हो, आप एजुकेशन कर रहे हो, कंप्लीट कंट्रोल रख रहे हो आप उनके दिमागों के ऊपर, ताकि वो बिल्कुल भी सोच ना पाए।
राइट। और इसी बेसिस पे वो कहती है कि आप जो ओल्डर टेरनीज थी, अब ऐसी बात तो है नहीं डिक्टेटोरियल या टेरनिकल रेजीम्स पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे, वो कहती है जो ओल्डर रेजीम्स थे उनमें और नए वाले रेजीम्स में डिफरेंस था। राइट, शी सेज ओल्डर टेरनीज जो थी उनके अंदर वायलेंस या टेरर जो है, दिस वाज अ मीन्स, ये एक वे था, एक रास्ता था, एक टूल था, किसके लिए, टू मेंटेन एंड सस्टेन पावर। तो फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले भी रशिया के अंदर जार्स का रूल था। राइट, नाउ द जार्स weren't द बेस्ट ऑफ रूलर्स, बट वहां पे जब भी उनके जो कोसैक्स एक्सेट्रा होते थे, जब वो वायलेंस परपेचुएट करते थे, इट वाज वाई, ताकि उनकी पावर को कोई चैलेंज ना करे। ठीक है, उसके अलावा इतना बड़ा रशिया स्टेट था, दे डिडंट केयर, जो मर्जी करो तुम, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट क्वेश्चनिंग आवर पावर. On the other hand, she says with totalitarian regimes, now it's not just about sustenance of power, terror जो है, violence जो है, becomes an end in itself. Right? So continuously throughout the regime आपको terror face करना पड़ेगा. Terror in the form of not just physical violence, but terror even in the form of कि आप उस इंसान से शादी नहीं कर सकते, आप ये language नहीं बोल सकते, आप ये religion follow नहीं कर सकते. ये सब भी is a form of terror, is a form of violence, and this never ends or there's no break in between. कंटिन्यूसली ये परपेचुएट किया जा रहा है, ये पूरा टेरर ही है जो कि उनको लास्ट करवा रहा है. ठीक है, तो ये जो है टोटलिटेरियनिज्म के साथ जो एक बंध गया है वायलेंस, जो एक बंध गया है टेरर, ये वो बोलती है इनका स्पेसिफिक फीचर है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अरेंट वांट्स टू आंसर इज दैट हाउ इज इट दैट दिस टोटलिटेरियनिज्म बिकेम पॉसिबल. दैट आप किसके साथ लिंक करते हैं, विद द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी, द इश्यूज जो कि मॉडर्निटी के साथ निकल के आए हैं. सबसे पहला इशू क्या है, दैट इज द राइज ऑफ द सोशल, दैट पीपल अब वो किससे हो गए हैं, दे हैव बिकम ऑब्सेस्ड विद वर्क. हमने बात की होगी, आपको याद होना चाहिए, ऑफ, हम एक्चुअली शायद आगे बात करेंगे वो, लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स. देयर इज दिस डिफरेंस, लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स. ठीक है, ये एक ऐसे दिया गया था बाय अ रिनाउंड पॉलिटिकल स्कॉलर, जहां पे वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ स्कॉलर्स. लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स इज बेसिकली द काइंड ऑफ आइडिया जो कि एरिस्टोटल ने आगे रखा था, जहां पे हर सिटीजन क्या चाहता है, पॉलिटिकल लिबर्टी. I should be able to be a part of the government. I should be able to express my views. I should be able to, criticize the government. I should be able to perform its tasks. मैं बहुत high level of participation हो मेरी politics में. Liberty of the moderns, on the other hand, is the contemporary liberty. जहाँ पे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो मर्जी करती रहे पॉलिटिक्स में, लड़ो झगड़ो, पार्लियामेंट में जो मर्जी लॉ बनाओ, मेरे पर्सनल स्फेयर में मेरे को इंटरफेयर मत करो. ठीक है, यू वॉन्ट टू डिटैच योर प्राइवेट स्फेयर फ्रॉम द पब्लिक स्फेयर, यू चेरिश योर प्राइवेट स्फेयर. तो मेरे को जो मर्जी कंपनी चलाने दो, मेरे को जितना मर्जी प्रॉफिट बनाने दो, मेरे को जितना मर्जी नेटफ्लिक्स देखने दो, मेरे को जो मर्जी खाने दो, उसके बियॉन्ड तुम जो मर्जी करो, आई डोंट केयर. राइट, दैट देयर इज डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल स्फेयर. हम आज भी देखते हैं कि जैसे जैसे स्पेशली हम बात करते हैं कि जैसे जो अपर मिडिल क्लास है या जो रिच है, उसके अंदर हम क्यों बोलते हैं कि उनकी जो वोटिंग की परसेंटेज है वो कम हो जाती है. वो बोलते हैं अरे सभी चोर है, सब करप्ट है, अरे छुट्टी मिली आज तो दैट तो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस हमको छुट्टी मिली, वोट डालने कौन जाएगा, चलो लेट्स गो टू अ क्लब, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, लेट्स गो ईट समथिंग, लेट्स गो एंजॉय, लेट्स वॉच अ मूवी. राइट, सो वी डोंट वांट टू एंगेज इन द पॉलिटिकल, इन फैक्ट वी आर रिसीडिंग बैक इनटू द प्राइवेट. ठीक है, एंड ये जो लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स है, दिस इज व्हाट इज प्रॉब्लमैटिक. व्हाई, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप एक्शन, जो पॉलिटिकल एक्शन था उसको कंटिन्यूसली भूल गए हो. एंड इस राइज ऑफ सोशल के कारण एक ये जो ऑब्सेशन विद वर्क एंड रिसीडिंग बैक इनटू द प्राइवेट स्फेयर था, उसके कारण एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका जो पूरा पब्लिक रेल्म था, द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, वो खत्म हो गया, वो एरोड हो गया. आपने कभी उस लीडर को ड्यूरिंग द राइज ही क्वेश्चन नहीं किया. सो देयर वाज नथिंग लेफ्ट वेयर यू कैन कलेक्ट एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड प्रेजेंट अ पावर अगेंस्ट द टोटलिटेरियन रेजिम. राइट, तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई जिसके कारण टोटलिटेरियनिज्म का राइज पॉसिबल हो पाया. Now, as she matures and as she evolves in the later works of Arendt, एक और चीज को वो associate करने लगती है, एक और चीज को tackle करने लगती है, right, which comes to your mental faculties. right, अब हमने देखा है कि किस तरह थे उन्होंने एक्शन को थिंकिंग से ऊपर माना था, है ना.
In her later works, now she starts understanding that no, even thinking is important. But is all kind of thinking important? Again, जैसे कि उन्होंने एक्शन को बाइफरकेट किया, इस मेंटल कॉन्टेम्पलेशन को भी जो है उन्होंने सब डिवाइड कर दिया, है ना? क्यों? क्योंकि अब वो यूएस से, जब वो जर्नलिस्ट थी, वो जाती हैं जेरूसलम, जहां पे आइकमैन नाम का एक जो ब्यूरोक्रेट है अंडर द नाजी रेजिम, उनका ट्रायल चल रहा होता है। अब आइकमैन क्या बोलता है? आइकमैन की डिफेंस क्या है? आइकमैन कहता है, देखो मैं तो एक सिविल सर्वेंट हूं, है ना, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मेरे को मेरे टॉप बॉस ने ऑर्डर भेजे कि भैया इतने लोग मारने हैं, गैस चेंबर्स में तुमने डालने हैं, हर कोई कर रहा है, ये पब्लिक पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट का स्टांस है, तो मैंने चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो किए। I did my duty, I did what I was told, so how can you hold me liable for this offense? It is not on me, I did, मैं तो अपना काम कर रहा था, ठीक है, ये मुझे बोला गया था तो इसलिए मैं कर रहा था, है ना? अब हम भी यही करते हैं कि जब ब्यूरोक्रेट से मंग गई, ऊपर से ऑर्डर आ गए, हमने वो पढ़ ली डिटेल्स, अच्छा इस तरह से स्कीम लागू करनी है, इस तरह से पॉलिसी लागू करनी है, हम क्रिटिकली उसको एनालाइज नहीं करते। एंड इस बेसिस पे अरेंट का आता है जो ये लेटर वर्क है, wherein she differentiates between knowing and understanding, which is a more logical, mechanical, rationalistic way of thinking, है ना? कि अब हमको दिमाग तो अप्लाई करना पड़ेगा कि ऊपर से अगर कोई स्कीम आई है कि आपने ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है आपने हर किसी को ये राशन प्रोवाइड करना है इस तरीके से कि आधार उनका लिंक्ड हो, तो फिर आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाके वो अपनी उंगली लगाएंगे, बायोमेट्रिक लगाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा, उतना राशन जो है आप उनको पकड़ा दीजिए, है ना? तो ये नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इस एनालिसिस की तो रिक्वायरमेंट है अगर हमने उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है। शी सेज दिस इज अ वेरी मैकेनिकल वे ऑफ थिंकिंग, जहां पे आपको जो बोल दिया गया आपने वो प्रोसेस किया और आपने उसको ढंग से कर दिया। इसके बियॉन्ड व्हाट रेस्ट इज थिंकिंग or reasoning, which enables what she calls as judgment, which is very important, because ये आपको बताता है कि जो आप ये जो मैकेनिकली काम कर रहे हो, क्या वो मॉरली, एथिकली, क्या वो सही है या वो गलत है, राइट? आप सिर्फ उसको अप्लाई नहीं करते, आप उसके साथ इंगेज करते हो, एंड तभी वो यूज करती है कांटियन एक टर्म विच इज नोन एज एनलार्ज्ड मेंटालिटी, ठीक है, जहां पे हमें क्या लगता है कि जो बोल दिया गया बस वो मैं कर लूं। अगर हम उसको क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे एज एन एंटायर कम्युनिटी, तो वो एक कलेक्टिव फेलियर होगा हम सबकी तरफ से, कि हम ये जो हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं कंसिस्टेंटली टेरिबल लॉज आफ्टर लॉज, और हमने उनको क्वेश्चन नहीं किया तो क्या बचा, है ना? हम कई बार कंटेम्प्रेरी यूजेज में भी यूज करते हैं ये, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट एंड आई डिडंट से एनीथिंग, देन दे केम फॉर द जूज एंड आई डिडंट से एनीथिंग, देन दे केम फॉर द डिसेबल्ड एंड आई डिडंट से एनीथिंग, एंड देन दे केम फॉर मी एंड देयर वाज नो वन लेफ्ट टू स्पीक फॉर मी। तो यही प्रॉब्लम होती है जब हम थिंक, रीजन, हम क्रिटिकली एनालाइज, हम क्रिटिकली जो है जज नहीं करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या आ जाता है, हमारा क्राइसिस ऑफ जजमेंट आ जाता है। ये क्राइसिस ऑफ जजमेंट आप सिर्फ ऑप्शनल में नहीं, इनफैक्ट एथिक्स के पेपर्स में भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एसोसिएट करना हो ये आज के कंटेम्प्रेरी से इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ, हम कितनी बार पढ़ते हैं, वही हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अगर एग्जाम्पल लेके आधार का लिंकेज विद योर राशन कार्ड्स, वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी इंसिडेंट्स वेयरइन वी हैव सीन दैट पीपल वेंट एंड क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं था या इंटरनेट नहीं चल रहा था, राशन वाज डिनाइड टू देम कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एंड एंटायर फैमिलीज हैव डाइड आउट ऑफ स्टारवेशन, है ना? वो क्या है, यू माइट बी फॉलोइंग द रूल्स बट दैट इज अ क्राइसिस ऑफ जजमेंट, ठीक है? एंड ये क्राइसिस ऑफ जजमेंट ही जो है हमें प्रिवेंट कर देता है टू अंडरस्टैंड कि हम खुद कितने बड़े मॉन्स्टर्स बन सकते हैं, राइट? दिस इज द बनालिटी ऑफ इविल, राइट? कि कोई मॉन्स्टर्स जो है वो हॉरर मूवी से निकल के नहीं आते, वो कोई गब्बर या कोई और किसी शो के अंदर या किसी भूतिया कहानी में नहीं होते हैं, but individuals when they face this crisis of judgment have the ability to themselves become monsters because वो अपनी imagination, अपने ethics को apply नहीं कर रहे हैं, and किस तरह से by following the rules we can cause deaths of so many people, right? We can cause horror and torture to so many people, right? So ये issues जो है इनके साथ बात करती है, इनके ऊपर चर्चा करती हैं अरेंट अपने काम पे, right? जिनको हमें देखने की, चार्ट करने की ज़रूरत है, right? So इस तरह से आप जो माइंड मैप है उसको आप बना सकते हैं, right?